नमस्कार प्यारे बच्चों, आज का वीडियो है 8 गेट अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 7 अध्याय 7 जंतुओं और पादप में परिवहन। तो इसमें हम जानेंगे कि शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थों के परिवहन के लिए मानव में विभिन्न तंत्र कार्य करते हैं, जिसे हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं और उत्सर्जन तंत्र भी कहते हैं। तो ये देखिए, यहाँ हृदय का चित्र बना हुआ है और इसमें फिल करना है आपको महाधमनी, महाशिरा, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस शिरा, बाया अलिंद, बाया निलय और दाया निलय। तो इस प्रकार से आप इसमें फिल कर दीजिए। ये देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक लाल रंग का वर्णन होता है। दूसरा, प्रति मिनट स्पंदों की संख्या स्पंदन दर कहलाती है। तीसरा, हृदय और रक्त वाहिनियाँ मिलकर परिसंचरण तंत्र बनाते हैं। चौथा, चिकित्सक आपके हृदय स्पंदन को मापने के लिए स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का उपयोग करते हैं। और पांचवा है, पादपों में जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए विशेष वाहिनियाँ होती हैं जो संवहन ऊतक कहलाती हैं। अब यहाँ से आता है सही विकल्प, छांट के लिखिए। तो प्रश्न पहले का उत्तर है श्वेत रक्त कणिकाओं का क्या कार्य है? तो रोगाणुओं के खिलाफ लड़कर रोगों को ठीक करना होता है। प्रश्न दूसरा है, पादप मृदा से अवशोषित करते हैं। क्या अवशोषित करते हैं? जल भी अवशोषित करते हैं और खनिज पोषक तत्व भी अवशोषित करते हैं। प्रश्न 3 है, शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकालने का प्रक्रम क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। प्रश्न चौथा है, मानव उत्सर्जन तंत्र मिलकर बना है। तो इसका डी नंबर का आंसर सही होगा। मूत्रवाहिनियाँ वृक्क, मूत्राशय और मूत्रमार्ग से। प्रश्न 5 है, मछली जैसे जलीय जीव अपना अपशिष्ट किस गैस के रूप में उत्सर्जित करते हैं? तो इसका उत्तर होगा अमोनिया। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में है प्रश्न 1, परिसंचरण तंत्र किन भाग अंगों से मिलकर बना है? तो इसका आंसर होगा परिसंचरण तंत्र हृदय और रक्त वाहिकाओं से मिलकर बना है। प्रश्न दूसरा है, पौधों में पाए जाने वाले संवहन ऊतक जाइलम तथा फ्लोएम का क्या कार्य है? तो जाइलम जड़ से पत्तियों तथा अन्य भागों में जल तथा खुले खनिज लवण परिवहित करते हैं। फ्लोएम भोज्य पदार्थों को घुली अवस्था में पत्तियों से पादप के दूसरे हिस्सों तक परिवहित करता है। अगला क्वेश्चन है, डायलिसिस किसे कहते हैं? तो कभी कभी किसी व्यक्ति के वृक्क काम करना बंद कर देता है। ऐसे व्यक्ति को अधिक दिनों तक जीवित रखने के लिए कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त को नियमित रूप से छानकर अपशिष्ट पदार्थों को हटा दिया जाता है। यह क्रिया डायलिसिस कहलाती है। प्रश्न चौथा है, शरीर द्वारा अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि जब हमारी कोशिकाएं अपना कार्य करती हैं तो कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। ये हमारे शरीर के लिए विषैले होते हैं, इसलिए इन्हें शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। प्रश्न 5 है, पसीने गर्मी के दिनों में पसीना अधिक निकलने पर कपड़ों पर सफ़ेद धब्बे क्यों बन जाते हैं? तो पसीने में जल और लवण होते हैं। जब गर्मियों के दिनों में पसीना आता है तो शरीर पर पहने कपड़े पसीने से गीले हो जाते हैं, परंतु जब यह सूख जाता है तो कपड़ों पर लवण शेष रह जाता है, तो ये धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं। प्रश्न 6 है, रक्त क्या है? रक्त में पाए जाने वाले मुख्य घटकों के नाम लिखिए। तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। यह लाल रंग का गाढ़ा क्षारीय तरल पदार्थ है जो हृदय तथा रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। रक्त के मुख्य घटक हैं प्लाज्मा, लाल रक्त कोशिकाएं, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट। प्रश्न 7 है, बूझो यह जानना चाहता है कि क्या स्पंज एवं हाइड्रा जैसे जीवों में रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो स्पंज और हाइड्रा जैसे जीवों में रक्त परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। जिस पानी में वे रहते हैं वह उनके शरीर को भोजन और ऑक्सीजन प्रदान करता है। पानी से बाहर निकलते समय अपशिष्ट पदार्थ और कार्बन डाइऑक्साइड अपने साथ ले जाता है। प्रश्न 8 है, श्वेत रक्त कणिकाओं को सैनिक कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो क्योंकि श्वेत रक्त कणिकाएं हमारे शरीर के रोगाणुओं को नष्ट करती हैं, इसी कारण इन्हें सैनिक कहते हैं। प्रश्न 9 है, स्पंदन दर किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति में प्रति मिनट हो रहे स्पंदों की संख्या को स्पंदन दर कहते हैं। किसी स्वस्थ व्यक्ति की स्पंदन दर 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट होती है।
प्रश्न 10 है, मानव हृदय में उपस्थित वह कौन सी संरचना है जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त से मिलने नहीं देता? तो इसका उत्तर होगा मानव हृदय में उपस्थित अलिंद और निलय के कारण ऑक्सीजन युक्त रक्त को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त से मिलने नहीं देता। प्रश्न 11 है, धमनी तथा सिरा को परिभाषित कीजिए एवं उनके कार्य लिखिए। धमनी और सिरा दोनों में ही रक्त प्रवाहित होता है, पर धमनी का मुख्य कार्य है हृदय से शुद्ध रक्त ले जाकर शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाना, जबकि सिराओं का मुख्य कार्य है शरीर के अंगों से अशुद्ध रक्त हृदय तक लाना। धमनी की दीवारें मोटी एवं प्रत्यास्थ होती हैं, क्यों? हृदय से स्पंदन के फलस्वरूप रुधिर रुक रुक कर तथा अत्यधिक दाब के कारण धमनियों में से होकर बहता है। इस दाब को सहन करने के लिए धमनियों की दीवार सिराओं की दीवार की अपेक्षा अधिक मोटी होती हैं व लचीली होती हैं। प्रश्न 12वां, स्टेथोस्कोप का चित्र बनाकर उनके कार्यों को लिखिए। तो स्टेथोस्कोप रोगी के रक्त संचार की दशा का परीक्षण करने का उपकरण है। ये देखिए चित्र बना है, यहाँ पर चित्र बना लीजिए आप। प्रश्न 13 है, परिसंचरण तंत्र की व्यवस्था का नामांकित चित्र बनाइए एवं वर्णन कीजिए। तो परिसंचरण तंत्र का नामांकित चित्र आप बना लीजिए और इसके बारे में कुछ लिख दीजिए। प्रश्न 14 है, पहेली खेलते समय गिर गई, उसके हाथ से रक्त बहने लगा, कुछ समय पश्चात रक्त का बहना बंद हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ कि हीमोग्लोबिन, पहला इसमें क्वेश्चन है, रक्त का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल दिखाई देता। प्रश्न दूसरा है, रक्त का थक्का जमने में कौन सी कोशिकाएं सहायक है? रक्त का थक्का जमने में पट्टिकाणु, प्लेटलेट्स जिसे कहते हैं, कोशिकाएं सहायक है। अब यहाँ पर आपको चित्र बनाना है मानव उत्सर्जन तंत्र का, तो एक चित्र बना दीजिए। ये देखिए, आप कलर भी कर सकते हैं चित्र में। प्रश्न 16 है, मानव उत्सर्जन तंत्र द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट उत्पादों के नाम लिखिए। तो प्रत्येक व्यक्ति एक दिन में लगभग 1 से 1.8 लीटर मूत्र विसर्जित करता है, जिसमें 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% अपशिष्ट पदार्थ। प्रश्न 7 में है, पादपों एवं जल एवं खनिजों के परिवहन को नामांकित चित्र द्वारा समझाइए। तो ये देखिए, यहाँ पर से ये आप एक प्लांट का चित्र बना सकते हैं और एरो के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं कि खनिज और जल लवण कैसे पौधों में जाता है। तो पादपों में जल एवं खनिज लवण का वहन जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। प्रोजेक्ट 1 में स्टेथोस्कोप का चित्र बनाना है आपको, इस प्रकार से नामांकित चित्र बना लीजिए। अब प्रोजेक्ट 2 में, यदि किसी व्यक्ति के सीने में अचानक तेज़ दर्द, जलन, घबराहट, तकलीफ होने लगती है, तो आप साथ ही चर्चा करके उसका निष्कर्ष निकाल कर लिखें कि उसे क्या करना चाहिए। तो किसी अंग के विशेषज्ञ डॉक्टर के पास तत्काल जाना चाहिए। हृदय रोग विशेषज्ञ के किसके पास जाना चाहिए? तो हृदय रोग विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए। कौन सी जांच कराना चाहिए? ECG, MRI, ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड टेस्ट आदि करवाना चाहिए। क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो ब्लड प्रेशर ठीक हो रहे, कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रहे, व्यायाम करें और योग व ध्यान करें। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर पूरा हो गया है और अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में। तो यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। और इसी के साथ आप वीडियो ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।